students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter that is the making of a global world. Mainly इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि आफ्टर द वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया था, उसके बाद जब सिचुएशन लोगों में वार हुआ तो इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया तरह तरह के देशों में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ा, लोग किस तरीके से अब अपने लिए सोचने लगे जिससे कि वो अपनी कंट्री को ग्रो कर पाएंगे, तो यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्नाइजेशन के पहले का जो वर्ल्ड हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो जितने भी ट्रैवलर्स होते थे, ऐसा तो है नहीं कि वार हो रहा है या कुछ भी हुआ है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं होता था। इंडिया प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर जब ब्रिटिशर्स नहीं भी आए थे उसके पहले से भी जो ट्रेड होता था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होता था। इंडिया में चाहे वो पोर्चुगीज़ हों, चाइनीज़ हों, जापानीज़ हों, यूरोपियंस हों, कोई भी हों, यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते थे। और उनका जो रूट हुआ करता था वो कौन सा रूट हुआ करता था? सी रूट। जस्ट इमेजिन उस टाइम पे जब कोई जीपीएस नहीं, कोई नेविगेशन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ करता था, तब भी ट्रेड होता था इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। तो ट्रैवलर्स जो थे, चाहे वो ट्रैवलर्स हों, ट्रेडर्स हों, प्रीस्ट हों, पिलग्रिम्स हों, वो डिफरेंट जगहों में घूमते थे, किसी जो उनका मेन पर्पस होता था। फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स का पर्पस होगा कि एक जगह से दूसरी जगह को देखना कि बाहर की दुनिया कैसी है। ट्रेडर्स का मेन पॉइंट क्या होगा? ट्रेड करना, अपनी चीज़ें वहाँ देना, यहाँ की चीज़ें वहाँ लेके जाना। यही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चीज़ें कर रहे हैं, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर एंड अदर पार्ट टू दी वाइस वर्सा जो सिचुएशन है। उसके साथ साथ वो क्या अपने साथ लेके जाते थे? नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप दी परस्क्वेशन। ठीक है, दे कैरीड गुड्स, money, values, skills, idea, inventions and also even the germs and the diseases। मतलब जहाँ पर वो अपने साथ हर एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ पर्सन एंड आई एम हैविंग राइट नाउ, आज की डेट में अगर हम बात करें तो इफ़ आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आई विल बी कैरिंग माई लगेज विथ मी। फिर उसके साथ में क्या लेके जाऊँगी? अपने फ़ोन्स, मोबाइल्स, चार्जर्स, ये सारी चीज़ें जो मेरे लिए आज की डेट में एसेंशियल थिंग है। ठीक है, यहाँ पर उस समय से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस समय पे लोग अपने साथ क्या लेके जाते थे? मनी, उनके वैल्यूज़, उनके स्किल्स, उनके नॉलेज, उनकी हर एक चीज़, वट एवर आई एम हैविंग एट प्रेजेंट, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। मेरे पास साथ पैसा लेके जाऊंगी, स्किल्स लेके जाऊंगी, मेरी जो वैल्यूज़ हैं, नॉलेज है, वो सारी चीज़ें लेके जाऊंगी। प्लस उसके साथ मैं और क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ अपने साथ? द जर्म्स एंड द डिसीज़ एज वेल। अगर कोई भी पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहा है आज की डेट में तो इट टेक्स ओनली फ्यू आवर्स और नॉर्मली अ डे टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जस्ट इमेजिन उस समय पे किस तरीके से लोग ट्रैवल करते थे, उनको महीनों लग जाते थे, उनको सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। व्हेन दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो जब अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं तो जर्म्स और डिसीज़ को कहाँ छोड़ेंगे? वो भी अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो सारी की सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके जाते थे। एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। ठीक है, फिर अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो सिल्क रूट्स हैं उनको इंडिया के साथ लिंक करा गया। किस तरीके से लिंक करा गया? पहली चीज़, जो सिल्क रूट है वो सबसे बेस्ट गुड एग्जाम्पल है ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern America। तो जो ये सिल्क रूट रहा है वो एक तरीके से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए, वैल्यूज़, स्किल्स, नॉलेज लेके जाने के लिए, जिसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है विद द टर्म्स ट्रेड। ठीक है,
Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. तो जिस तरीके से सिल्क रूट रहा है जिसमें टेक्सटाइल्स भी आ गए, स्पाइसेस भी आ गए, हर एक चीज़ आ गई, वैसे ही ट्रैवल हुआ है हमारी चाइनीज़ पॉटरी भी, जो चाइनीज़ से चल के आई है, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर हम एक सम अप करें तो इंडिया और सदर्न ईस्ट एशिया को मिलाने में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज़ जा रही है तो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में भी कोई चीज़ आएगी, तो वहाँ से जो चीज़ें आती थी वो आती थी प्रीशियस मेटल्स लाइक द गोल्ड एंड सिल्वर flowed from Europe to Asia. Trade and cultural exchange always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. तो जैसे जैसे अपने साथ ट्रेडिंग पार्ट से हम बात कर रहे हैं, तो वैसे ही जो क्रिश्चियंस थे वो अपने साथ अपनी नॉलेज मिशनरीज लेकर आए। सेम गोज़ विद द मुस्लिम्स एज वेल, जो अपनी टीचिंग्स और अपने नॉलेज के साथ हर कहीं पर खड़े हुए, ठीक है। Much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in different directions through intersecting points on the Silk routes, ठीक है। नाउ अब अगर हमारे साथ हम अपने सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं तो भाई खाना कहाँ छोड़ेंगे, तो खाना भी हम एक दूसरे के साथ लेके जाते थे, क्योंकि यहाँ पर दैट वाज नॉट द मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, यहाँ पर सालों लग जाते थे, सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वहाँ पे सेट होने में, फिर वहाँ से लौटने में। तो इतने टाइम को अगर जब एक पर्टिकुलर पर्सन स्पेंड करेगा एक जगह पे, तो कितने दिन तक अपने जो इनबिल्ट है उनके अंदर जो फूड है जो उन्होंने शुरू से ही खाया हुआ है वो क्या करना चाहेंगे, उसको ही यूज़ करना चाहेंगे, उसको ही खाना चाहेंगे। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना हम उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पर वही फूड हमें चाहिए जिसकी हमें हैबिट है। तो ऐसे ही फूड जब ट्रैवल हुआ तो क्या क्या किस किस के तरीके से ट्रैवल हुआ। फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट कल्चरल एक्सचेंज। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल। तो वो अपने साथ क्या करते थे, जितने भी ट्रेडर्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, वो अपने साथ क्या करते थे, अपने क्रॉप्स भी लेके जाते थे, सो दैट जब तक वो वहाँ पर पहुँचेंगे उस क्रॉप को लगाएंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, कल्टिवेट करेंगे, और उसके बाद जो फूड ग्रेन निकलेगा उसी को वो खाएंगे। तो ऐसे फूड अपने साथ साथ ट्रैवल करके दूसरी जगहों पर भी यहाँ से वहाँ तक जाने लग गया। Even ready food stuff in distant parts of the world might share common origins. तो अगर हम बात करें take spaghetti and noodles, अगर हम स्पेगेटी एंड नूडल्स की बात करें, इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, ठीक है। सिमिलर फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। मतलब अगर इंडिया और जापान का कंपैरिजन करें या बात करें उनकी, तो यहाँ पर इंडिया की जो फूड हैबिट्स हैं सेम जाती हैं जापान के साथ, तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी बैठ गई। तो अगर जापानीज़ ट्रैवलर्स यहाँ आ रहे हैं इंडिया में तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन फॉर एग्जांपल जो अदर ट्रैवलर्स हैं, चाइनीज़ हो गए, उनका फूड और हमारा फूड कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करता है। तो जैसे कि स्पेगेटी की बात कर रहे हैं हम, स्पेगेटी कहाँ से, सॉरी नूडल्स कहाँ से चला, वेस्ट से चला टू बिकम दी स्पेगेटी। So true about their origins may never be known. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chili, sweet potatoes and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. तो यहाँ पर जो हमारा एक कॉमन फूड है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, पोटैटो, टोमेटो, ग्राउंडनट, सोया, जितनी भी स्वीट पोटैटो, तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या हम ये इस तरीके से श्योरली नहीं बोल सकते कि ये जो फूड आइटम हैं ये हमारे इंडिया का ही ओरिजिन है। तो ये जो कॉमन फूड्स हैं ये हमको पता ही नहीं थे। अगर हम अंटिल 5 सेंचुरीज पहले तक की बात करें तो यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं था कि ये जो फूड पूरी जो जा रही है वो कहाँ से आया है,
ठीक है। These foods were not only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later known to be as the America. तो ये फूड जब तक नहीं पता चलते until and unless क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया होता। और ये उन्होंने किस तरीके से किया, जब उन्होंने एक वास्ट कॉन्टिनेंट को खोजा जिसका नाम है अमेरिका। ठीक है। Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. मतलब सोचो पोटैटो के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी आयरलैंड के पीपल को कि एक टाइम पे जब यहाँ पर डिसीज़ आया, जो भी डिसीज़ आया हो वो आया तो पूरे के पूरे पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट गॉट द पोटैटो टू ईट स्टारवेशन से मर गए, यानी भूख से वो मर गए। और इसको क्या बोला जाता था, आयरिश फेमिन आया था। इसको क्या बोला जाएगा, आयरिश फेमिन आया था, जिससे पोटैटो ना मिलने की वजह से आयरलैंड के लोग क्या कर गए, भूख से मर गए। ठीक है। नाउ हाउ द कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ये आपस में क्या कनेक्शन है इनका। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. आज के डेट में अमेरिका एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्लेस है जहाँ पर हर कोई जाता है, हर कोई रहता है, अपनी अर्निंग भी करता है, हर एक चीज़, मतलब अमेरिका है तो सब कुछ है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यही अमेरिका अगर हम कुछ मिलियन ईयर्स पहले तक की बात करें तो ये किसी को नोन ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कॉन्टिनेंट है। But from the 16th century, its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. लेकिन जैसे ही अमेरिका पता चला कि हाँ भाई अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पर वास्ट रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, हर एक चीज़ हमें वहाँ पर अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग भी बढ़ी उस जगह से। जब ट्रेडिंग बढ़ी तो यहाँ से इंपोर्ट होना चालू हुआ, एक्सपोर्ट होना चालू किया, तो धीरे धीरे मार्केट जो था, जो पहले सिर्फ और सिर्फ कहीं कुछ कंट्रीज़ में ही रिजिड रहता था, अब वो धीरे धीरे और ज़्यादा फ्लरिश होने लग गया। The Portuguese and Spanish context and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, cities जो थी वो were crowded and deadly diseases were widespread. Thousands therefore fled Europe for America. मतलब एक टाइम पे यूरोप में जहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेड इस्टेब्लिश था, अमेरिका ने धीरे से पूरा ट्रेडिंग अपने अंडर डाल लिया, क्योंकि हर एक चीज़ जब उस कंट्री के पास है तो यहाँ पर कौन नहीं चाहेगा कि उस कंट्री के साथ हमारी ट्रेड हो। तो यूरोप जो है वो एक तरीके से पूरा का पूरा खाली रहने लग गया। जब यूरोप खाली हो गया तो जितने भी लोग यूरोप के थे वो जहाँ कर कहाँ शिफ्ट हो गए, अमेरिका में, सो दैट दे विल बी गेटिंग द जॉब एंड विल बी हैविंग देयर अर्निंग fruitfully. ठीक है। Here by the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for the European markets. Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest country. अब 18th century तक दो कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि रिचेस्ट कंट्री कहलाती थी, और वो कौन सी कंट्री थी, एक थी इंडिया और दूसरी थी चाइना। तो ये दोनों कंट्रीज़ क्यों रिच थी, क्योंकि जैसी जैसी चीज़ें इंडिया के पास थी वैसी वैसी चीज़ें चाइना के पास थी, और उस टाइम पे अमेरिका से फ्लरिश हो ही रहा था, तो सारा जो ट्रेड हुआ करता था वो इन दो कंट्रीज से ही होकर गुजरता था। They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. लेकिन
15 सेंचुरी तक क्या हुआ, चाइना ने अपनी को पूरी की पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया। कैसे आइसोलेट कर लिया, अब वो हर एक चीज़ अपनी ही कंट्री में बनाएगा, अपनी ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और अपनी ही कंट्री में पैसा लगाएगा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो चाइना था उसने अपने आप को एक तरफ से साइड में कर लिया। China's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of the world trade towards the west। जैसे ही चाइना ने अपने आप को पीछे किया वैसे ही दूसरी कंट्री जो थी अमेरिका, पूरा का पूरा जो ट्रेड था उसने उसको अपने अंडर ले लिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा ट्रेड कहाँ चला जाता है, टुवर्ड्स द वेस्ट। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो जैसे अब क्या कहलाने लगा, जहाँ चाइना होता था वहाँ अब दूसरे जो पोजीशन था वो आ गया यूरोप का, और उसने अपने आप को एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड के तौर पर आगे किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में हमारा एक बहुत इफेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ भी हुई थी 1914 में, वो था वर्ल्ड वार 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि पूरा का पूरा ट्रेड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब पूरे के पूरे यूरोप में चला गया है। अब ये किस तरीके से इकोनॉमी को शेप करेगा, मतलब कंट्री की इकोनॉमी को शेप करेगा। Population growth from the late 18th century had increased the demand for food grains in Britain। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब अब यहाँ पर एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मेन मोटिव लोगों का क्या होता है, खाना। ठीक है, एज अर्बन सेंटर्स एक्सपैंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। जैसे ही डिमांड बढ़ी प्राइस भी बढ़ी। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, पहली चीज़ जो एक्चुअली में अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी होगा टू अर्न ऑल्सो, ही इज़ अर्निंग ऑन द वे, अर्निंग भी कर रहा है और वो उसको स्पेंड भी करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसे भी लोग थे जिनके पास खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पूरी तरीके से डिपेंडेंसी जो जॉब की थी वो नहीं थी। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। तो अब यहाँ पर क्या होने लग गया कि इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न मतलब जितने भी ग्रेन्स होंगे उगेंगे उसको एक चीज़ बना दी, दैट इज़ द इम्पोर्ट ऑफ दैट इज़ द कॉर्न। ठीक है, द लॉ अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू वर द कॉमनली नोन एज टू डू दिस नोन एज द कॉर्न लॉज। अब इस कॉर्न लॉ में हर तरीके के ग्रेन्स जो उगा रहे हैं लोग, जो बना रहे हैं लोग, वो इम्पोर्ट नहीं करना है हमारी ही कंट्री में, हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइजेस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज। British agriculture was unable to compete with imports. Vast areas of land were now left uncultivated and thousands of men and women were thrown out of the work. They flocked to the cities or migrated the overseas. जब यहाँ पे कॉर्न लॉज लगा दिए गए तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मेन मोटिव क्या था, टू गेट द फूड। लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी कि जितने भी ड्वेलर्स थे, जितने भी एग्रीकल्चरल पीपल थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको ही वहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन तो रेज हो ही रही थी, और तीसरी चीज़ क्या थी, दे वर नॉट गेटिंग द फूड। तो यहाँ पर बहुत से जो आदमी थे, जो वुमेन्स थे, जो बच्चे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने पर मजबूर कर दिया गया। एज फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। अब जैसे ही फूड की प्राइसेस बढ़ी घटी और कंजम्पशन बढ़ गया। From the mid-19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports. अब जितनी भी फूड है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे किसी भी ग्रेन का प्राइस 10 रुपीज़ हुआ करता था तो डबल प्राइस पे उनको खरीदा जाता था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा था लेकिन एग्रीकल्चर पे कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं था। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand। तो अब ब्रिटिश डिमांड की
ब्रिटिश की डिमांड को मीट करने के लिए जितने भी पार्ट्स बच रहे थे लाइक ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने सारे लैंड्स को क्लियर कराया और यहाँ पर फूड प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने की इन्होंने सोची। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. All over the world, some 150 million are estimated to left their home. मतलब पूरे के पूरे अगर हम वर्ल्ड को देखें तो अराउंड 150 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनको अपने घर से हटना पड़ा जस्ट बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग इनफ फूड फॉर देयर कंजम्पशन. Crossed oceans and vast distances over land in search of a better future. Thus, by 1890, a global agriculture economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and also with the help of technologies. Food no longer came from a nearby village or town but from thousands of miles away. तो एक समय पे जहाँ पर अमेरिका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में चला गया था लेकिन फूड प्रोडक्शन में कोई भी ध्यान नहीं था, तो अब एक पार्ट ऐसा इन्होंने बना दिया लाइक ईस्टर्न यूरोप, हमने देखा कि पूरा का पूरा उन्होंने पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया जिससे कि अराउंड 150 मिलियन पीपल फ्लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग इनफ फूड फॉर देयर कंजम्पशन. तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले जहाँ पर क्या होता था कि कुछ किलोमीटर्स दूर से ही फूड आता था, अब वो हज़ारों मील दूर से खाने का सामान आ रहा है. तो सोचो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लगती होगी. Some of this dramatic change, though on a smaller scale, occurred closer home in West Punjab. तो यहाँ पर जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, तो उस वर्ल्ड में इंडिया भी इंक्लूडेड है. तो इंडिया में पंजाब के जो रीजन था उसमें जितने भी वेस्टलैंड्स हुआ करते थे सबसे पहले उनको तो क्लियर कराया और वहाँ पर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बिछा दिया. मतलब अब यहाँ पे क्रॉप्स जाएंगे. यानी 1600 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए थे तो कॉलोनियल रूल लग गया था. कॉलोनाइजेशन की वजह से अब यहाँ से जो भी हम उगाएंगे, क्रॉप्स उगाएंगे, ग्रेन्स उगाएंगे, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में. और यहाँ के लोग किस में से हो रहे थे, दे वर नॉट गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट यहाँ से वहाँ चीज़ें जा रही थी तो उनको भी सेटिस्फैक्शन नहीं था. ठीक है. Here the British Indian government built a network of irrigation canals. तो यहाँ पर पंजाब में उन्होंने irrigation canals बनाए to transform semi-desert waste into a fertile land. ठीक है, fertile agricultural land that could grow wheat and cotton for export. मतलब यहाँ की कंट्री से तुम उगाओगे चीज़ें और कहाँ भेजोगे, अपनी कंट्री में. तो प्रॉफिट तुम यहाँ से भी ले रहे हो, प्रॉफिट तुम वहाँ से भी लोगे. यहाँ से तुम डबल प्रॉफिट कमाओगे, वहाँ से तुम्हें जितना मिनिमम प्रॉफिट होगा तुम उतना ही कमा पाओगे. तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करी. वेस्ट लैंड को पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया और यहाँ पे कॉटन मेनली क्या उगाने के लिए रखा, फॉर द कॉटन एंड वीट. ठीक है. द कैनाल कॉलोनीज एज द एरियाज इरिगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स were settled by peasants from other parts of the Punjab. So rapidly did regional specialization in the production of commodities like cotton and rubber developed that between 1820 to 14. ठीक है. World trade is estimated to have multiplied 25% से सीधा पहुंच गया 40% पे, just by doing these kind of things only. Nearly 60% of this trade comprised primary products such as wheat, cotton and minerals such as coal. तो ये जो चीज़ें थी, वीट थी, मिनरल्स से जितने भी इंडिया में बनते थे, मिलते थे, वो सारे के सारे क्या होने लग गए, एक्सपोर्ट होने लग गए. लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा था, टू द ब्रिटिशर्स. यहाँ इंडियंस को कुछ भी प्रॉफिट, कुछ भी रेवेन्यू नहीं था. ठीक है. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, फॉर मेकिंग द वर्ल्ड अ ग्लोबल वर्ल्ड. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी क्या क्या थी उस समय पे, रेलवेज आए, स्टीम इंजन्स आए, स्टीम शिप्स आए, टेलीग्राफ्स वर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस विच ट्रांसफॉर्म द 19th सेंचुरी वर्ल्ड.
तो यहाँ पर कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज और साथ साथ आने लग गई, लाइक योर रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स, जिस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर रहे हैं या इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स रहे हैं 19th सेंचुरी के। Colonization stimulated new investment and improvements in transport. Faster railways, lighter wagons and larger ships helped move food more cheaply and quickly from far away farms to final markets. ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मीट ट्रेड, अब मीट ट्रेड भी बहुत बड़ा ट्रेड रहा है उस समय पे। कैसे? अब देखो, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मीट पहुंचाना है तो उस टाइम पे ये जो इन्वेंशन है ये नए नए हुए थे, तो ज़्यादा सामान तो ये लेके नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें इन लोगों ने इन्वेंट करी जिससे कि जिसको आज हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। Till the 1870, meat from America was shipped to Europe in the form of live animals, which were then slaughtered in Europe. But live animals took up a lot of ship's space. Many also died in voyage, fell ill, lost weight or become unfit to eat. तो पहले क्या करते थे, अगर 1870 की हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका वॉज शिप्ड टू यूरोप, तो जितना भी मटेरियल होता था अमेरिका से वो यूरोप जाता था। अब यूरोप में यहाँ पर क्या करते थे, ये लाइव एनिमल्स लेके जाते थे, मतलब जिंदा एनिमल्स को लेके जाते थे। जब ये जिंदा एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू टेक द टाइम, तो हार्डली इट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 2 वीक्स, 3 वीक्स और अ मंथ और 2, इतना ही लगेगा उस समय की अगर हम बात करेंगे। तो क्या होता था, एक महीने में वो जो मीट होता था या वो एनिमल होता था, या तो वो सिक हो जाएगा या तो वो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल वीक हो जाएगा, जो भी रहेगा वो अनफिट टू ईट रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, जितने भी फॉर एग्जांपल 10 एनिमल्स जा रहे हैं तो वो 10 एनिमल्स वहाँ तक जाते जाते हार्डली 4 या 5 ही बचेंगे, या हो सकता है 2 या 3 भी बचें, क्योंकि इतना लंबा वॉयज है। कुछ वहीं मर जाते थे, कुछ बीमार पड़ जाते थे, कुछ जो होते थे वो आते थे और वो अनफिट रहते थे टू ईट। ठीक है। अ न्यू टेक्नोलॉजी नेमली रेफ्रिजरेटेड शिप्स enabled the transport of perishable foods over long distance। तो यहाँ पर क्या होता था कि अब रेफ्रिजरेटर का इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट जो भी चीज़ें पहले क्या होता था, लाइव एनिमल्स लेके जा रहे हैं और वो लाइव एनिमल्स स्लॉटर्ड कहाँ होंगे, यूरोप में। लेकिन अब रेफ्रिजरेटर जब आ गया है तो ये रेफ्रिजरेटर किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे अब हम एनिमल्स को यहीं स्लॉटर कर सकते हैं, जो इससे वो ज़्यादा जगह ले रहे थे अब वो जगह उनकी कम हो जाएगी, वो डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो ठंडे रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो अब क्या होता था, यहाँ से वहाँ पहुँचाना बहुत इजी होता था। तो जो फूड सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे, जो ये मीट होता था, जो सिर्फ उस टाइम पे एलाइट पीपल या जिनके पास खूब पैसा होता था, जो मीट अफोर्ड कर सकते हैं, वो ही अफोर्ड कर पाते थे। अब आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एवरी सिंगल पर्सन whosoever लिविंग इन यूरोप वर enjoying द मीट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। अब यहाँ पर किस तरीके से, ये तो हमने देख लिया रेफ्रिजरेटर किस तरीके से यूज़ होने लग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी कोलोनाइजेशन किस तरीके से रहा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी सो मेंट अ लॉस ऑफ फ्रीडम्स एंड लाइवलीहुड। ऑब्वियसली कोलोनाइजेशन जहाँ कहीं भी रहेगा, इंडिया की ही बात नहीं है, बाहर कहीं भी कोलोनाइजेशन रहा तो लोगों की सबसे बुरी चीज़, लोगों के साथ सबसे बुरा क्या हुआ, वो उन्होंने अपनी फ्रीडम को खो दी और अपनी लाइवलीहुड से उनको हाथ धोना पड़ा कि जिस तरीके से वो रहते थे, खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन वो फ्रीड थे। अब यहाँ पर फ्रीडम उनके पास कुछ भी नहीं थी। Late 19th century European conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy। तो हर तरीके से एक पेनफुल इकोनॉमिक सिचुएशन ही रही है, चाहे वो सोशली हो, कल्चरली हो, किसी पॉलिटिकली हो, किसी भी तरीके से यहाँ पर उनको क्या होना पड़ा है, उनको पेन ही झेलना पड़ा है। ठीक है।
In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. अब यहाँ पर इंडिया को तो वो कॉलोनाइज कर ही चुके थे, अब यूरोपियंस चाहते थे कि हम किसको कॉन्कर करें, अफ्रीका को। उस टाइम पे अफ्रीका जो था वो बिल्कुल अननोन था। यहाँ पर अफ्रीका के अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो उस टाइम पे अफ्रीका वॉज रिच इन वास्ट रिसोर्सेज, आज की डेट में भी है, दो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवरिंग था और लोग वहाँ पे बिल्कुल भी काम किसी के लिए नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी दे वर हैविंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विद देम, तो क्यों वो काम करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर उनके लिए जो कौन थे, यूरोप, उनको पास अलग प्लान्स थे अफ्रीकन्स के लिए। जर्मनी बिकेम न्यू, Britain and France made vast additions to their overseas territories. In the late 19th century, Belgium and Germany became a new colonial power. तो यहाँ जहाँ पर बेल्जियन और जर्मनी था वो एक नया colonial power के तौर पे सबके सामने आया। The US also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक दूसरे को कैप्चर कर रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे, जैसे कि जर्मनी होती जा रही थी, स्पेन हो गया, स्पेन अंडर आ गया अमेरिका के, और क्या हो गया, बेल्जियन आ गया। रिंडर प्रेस्ट और द कैटल प्लेग। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, तो इट वॉज वेरी मच हैविंग द वास्ट रिसोर्सेज, हर तरीके के मिनरल्स, लोग वहाँ पर अपनी लिविंग बहुत अच्छे से जीते थे। दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दे वर हैविंग एवरी सिंगल थिंग विद देम, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी। हर तरीके के मिनरल, लैंड रिसोर्सेज हो गए, उनके पास हर तरीके के एनिमल्स थे जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड जीते थे। लेकिन यूरोपियंस शुरू से ही चाहते थे कि अफ्रीका को अपने अंडर लेना है, तो यहाँ पर वो वो आते थे, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करते थे, ये बोलते थे नहीं, हमें किसी भी तरीके का काम आपके साथ करना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जब खुद सब कुछ है तो हम दूसरे के लिए काम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूरोप की किस्मत सबसे अच्छी थी। यहाँ पर क्या हुआ, एक कैटल प्लेग आया। किस नाम का कैटल प्लेग, दैट वॉज रिंडर प्रेस्ट। ठीक है, रिंडर प्रेस्ट आया जिसने अफ्रीका को तबाही दे दी और यूरोपियंस को क्या दे दिया, एन नंबर ऑफ थिंग्स विद देम। इन अफ्रीका इन द 1890 a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. Historically, Africa had abundant land and a small relatively small population. बहुत बड़ा लैंड लेकिन जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है, तो ऑटोमेटिकली जो यूसेज है वो कितना होगा, एक पर्सन डबल ही यूज़ कर रहा है वो चीज़ें। For centuries, land and livestock sustained African livelihoods and people rarely worked for a wage. In late 19th century Africa, there were few consumers goods that wages could buy. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources and land minerals. Europeans came to Africa hoping to establish plantation and mines. European का क्या था मोटिव कि यहाँ पर हम आएंगे, प्लांटेशंस बनाएंगे और माइंस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होगी कि जितने भी अफ्रीका की पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें किसके अंडर हैं, अफ्रीका के लोगों के अंडर। तो इनको किस तरीके से हम काम कराएं। जब इनके पास प्रपोजल रखा, इन्होंने मना कर दिया कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। लेकिन कैटल प्लेग आने के बाद जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती है फॉर द अफ्रीकन्स। यहाँ पर क्या होता है, बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क, ठीक है। एम्प्लॉयर्स यूज्ड methods to recruit and retain the labor. Heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on plantation and mines. तो कैटल प्लेग आने के बाद एक तो इनकी सबसे ज़्यादा पूरे कैटल्स ने क्या किया, पूरे अफ्रीका को ख़राब कर दिया। ईस्ट से चल के वो इस तरीके से आया कि पूरा का पूरा अफ्रीका उसने ख़राब कर दिया। जब ख़राब कर दिया तो अब लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था, रादर देन अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि वो इनके लिए, यूरोपियंस के लिए काम करें। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस लॉ लगा दिया गया, ठीक है, इनहेरिटेंस लॉ लगा दिया गया। अब ये इनहेरिटेंस लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों प्रॉपर्टी के हकदार हैं,
यहाँ पर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। लेकिन इनहेरिटेंस लॉ क्या कहता था, वर चेंज सो दैट पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लैंड। पहली चीज़ तो उनको डिस्प्लेस करना था उस लैंड से। ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वर अलाउड टू इनहेरिट। यहाँ पर ओनली अ सिंगल पर्सन, चाहे वो 4 लोग हों या 5 लोग हो, घर में कोई मतलब नहीं है, ओनली अ सिंगल पर्सन विल बी अलाउड टू इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। रेस्ट ऑफ देम विल बी वर्किंग एज द लेबर एंड विल बी गेटिंग द वेजेस फॉर दैट थिंग जो उनकी खुद की है। यूरोपियंस ने क्या किया है, वही चीज़ जो पर्टिकुलर पर्सन की, जैसा उन्होंने इंडिया में किया था वैसा ही उन्होंने कहाँ किया, हर जगह लगाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा का पूरा अफ्रीका, तो अपने रूल लगा दिए जिसमें ओनली वन पर्सन इज़ अलाउड टू इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी, रेस्ट अदर 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स या मोर देन दैट विल बी वर्किंग एज द लेबर एंड विल बी गेटिंग द वेजेस। ठीक है। Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move freely. ठीक है। फिर Rinderpest आया, devastating cattle disease arrived in Africa in the late 1880s, was carried by infected cattle imported from British Asia only to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. Entering Africa in the east, Rinderpest moved west like a forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892. It reached the Cape, Africa's southernmost tip, 5 years later. Along the way, Rinderpest killed 90% of the cattle. The loss of the cattle destroyed African livelihoods. Planters, mine owners and colonial governments now successfully monopolized. अब यहाँ पर जितने भी प्लांटर्स थे जिन्होंने यूरोपियंस के साथ मिलकर ये सारी स्कीम बना ली थी, एक तरीके से स्कीम ही थी कि हम आपको लेबर्स देंगे, आप इन रिटर्न दे विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ मनी ऑल्सो, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। तो इनको बहुत इंटरेस्ट था, जितने भी प्लांटेशन के जो यू कैन से ओनर्स थे उनको अपना हिस्सा यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी वो लेंगे। जो सफर्ड पीपल थे वो कौन थे, द पीपल ऑफ अफ्रीका, जिनकी खुद की ये प्रॉपर्टी थी लेकिन वो उस प्रॉपर्टी में खुद ही एज द लेबर काम करेंगे। Control over the scarce resources of cattle enabled European colonists to conquer and subdue Africa. Next आता है हमारा endangered labor migration from India. अब यहाँ पर किस तरीके से जो माइग्रेशन हुए लेबर्स के इंडिया से, उसको क्या कहा गया, इंडेंडर्ड लेबर्स। क्या होते हैं इंडेंडर्ड लेबर्स? ऐसे लेबर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड दे आर गोइंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस प्लेस में जाने के बीट अफ्रीका, गाना, अभी हम प्लेसेस देखेंगे कौन कौन सी, और ट्रिनिडाड, ये सारी चीज़ें, यहाँ ये सारी प्लेसेस में ये जाएंगे, पीरियड ऑफ 5 years रहेंगे, इन रिटर्न दे विल बी गेटिंग द मनी, एंड वहाँ पर जाने के बाद उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ज़्यादा वर्स होती थी। जैसे कि यहाँ पर क्या होता था, दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, विदाउट परमिशन, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑल्सो, प्लांटेशन में ही काम करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, और जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाता था तब ही जाके वो नहीं आ पाते थे। कुछ वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करते थे लेकिन फिर भी उनको वो एस्केप नहीं कर पाते थे और उनको सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी। कुछ तो पीट के ऐसे हो जाते थे, पिट के कि वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते थे, और कुछ ये सोच के रह जाते थे कि अब हमें ऐसे ही रहना है, तो वहीं पे वो अपनी फैमिली को सेट कर लेते थे। An important form of exploitation in the 19th century was practiced in the form of indentured labor. They were bonded laborers who were on contract for a specific amount, उसी amount का उनको wages मिलेंगे, and time and transferable to any countries. ठीक है। Most of the laborers from India were from उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। जो इन प्लेसेस में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, सॉरी सेंट्रल इंडिया हो गया, और कुछ डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के, दे वर मोस्टली हायर्ड विद द प्रॉमिस ऑफ अ रिटर्न पैसेज आफ्टर द 5 years। ठीक है। उनका रिटर्न पैसेज कितने का करते थे, वो 5 years का उनका एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही रहेगा। मेन डेस्टिनेशंस उनकी कौन कौन सी, जो इंडियन इंटेंडेड माइग्रेंट्स थे उनकी मेन डेस्टिनेशंस कौन कौन सी, द कैरेबियन आइलैंड, मेनली जो ट्रिनिडाड, गुआना एंड सूरीनाम में थी, मॉरिशस एंड फिजी। जो तमिल माइग्रेंट्स होते थे वेंट टू साइलोन एंड मलाया। ठीक। इंडेंडेड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशंस इन असम।
Recruitment was done by agents engaged by employers so that they are going to get a small commission from the यहाँ पे employers से भी, और वो कहाँ से भी commission ले लेंगे, वो from the laborers also. तो ये था हमारा intended labor. 19th century intended has been described as a new system of slavery, जहाँ पर slavery system ख़त्म हो गया था, लेकिन intended labor के आने के बाद इसको वही definition वापस से दी गई. On the arrival at the plantation, laborers found conditions to be different from what they had imagined. Living and working conditions were very harsh and there were few legal rights. जो उनके लिए legal rights दी भी गई थी, जो गवर्नमेंट ने बनाई भी गई थी, लेकिन वो legal rights को वो फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते थे, एक दूसरे से मिले होते थे. तो सफरर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन हुए? The intended labor. Living and working conditions were very harsh and few having the legal rights, but workers discovered their own ways of surviving. तो यहाँ पर अब वर्कर्स ने अपने तरीके से ही समझ में आ गया कि हमको ये ऐसे ही जीना है, तो हम इसको किस तरीके से जिएंगे वो हमारे ऊपर है. Many of them escaped into the wilds, though if they caught they faced severe punishment. ठीक है. Others developed new forms of individual and collective self expression, blending different cultural forms old and new. तो अपने कल्चर के साथ दूसरे के कल्चर के साथ मिक्स एंड मैच करके उन्होंने एक अपना नया लिविंग बना ली, क्योंकि उनको पता था अगर हम यहाँ से भागेंगे भी तो वी आर गोइंग टू गेट द सीवियर पनिशमेंट. तो क्या फ़ायदा है ऐसी पनिशमेंट का जिसमें हम जी भी ना पाएँ. तो इट्स बेटर कि हम उसी चीज़ को क्या कर लें, अपना लें. Most intended workers stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India. तो कुछ जो आते भी थे वो क्या करते थे, उनको इसी चीज़ में वो रम गए थे, तो यहाँ पर उनके साथ क्या होने लगा, वो अगर इंडिया आते भी थे तो वो वापस उसी तरीके से वो रिटर्न भी हो जाते थे जहाँ पर उनका नया घर रहता था. Consequently, there are large communities of people of Indian descendants in these countries. तो जो intended laborers थे वो जब उस टाइम पे वहाँ सेट हो गए तो वहीं सेट हो गए, वहीं उनकी फैमिली उन्होंने सेट कर ली. तो वही intended laborers आगे बढ़ते 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 अपनी generations वहीं तक ही वहाँ पर ही उन्होंने कंटिन्यू करी. From the 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of intended labor migration as the abusive one and the cruel one. Finally, it got abolished in the year 1921. Yet for a number of decades afterwards, descendants of Indian intended workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in the Caribbean island. ठीक है. So here we complete one part of our chapter. Next lecture में हम इसी chapter को continue करेंगे. Thank you so much.